गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र पॉइंटर की सीरीज कर रहे हैं जिसमें ये भौतिकी चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक है तरंग गति। रेडियो तरंगे एक्स तरंगों, प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों में से वह जो यांत्रिक तरंग है। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं यांत्रिक तरंगे होती हैं। वायु में ध्वनि की तरंग कैसी होती है? तो ये अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट है दृक रेडियो तरंगे परावर्तित होती है आयन मंडल से या परावर्तित होती है। नेक्स्ट है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित करता है किया जाता है। तो ये आयनोस्फीयर से के द्वारा परावर्तित किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं रेडियो तरंगे के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में जो स्तर उत्तरदायी होता है वो आयन मंडल होता है। तरंगे जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं तो वो है ध्वनि तरंगे। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं। कॉस्मिक किरणें जो होते हैं आवेशित कण हैं। कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही कथन क्या है? तो वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। जो कॉस्मिक किरणें होती हैं वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती हैं। तो यह अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्घ्य, इसको कहा जाता है वेवलेंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में एक्सरे एक्स किरणों को लाया जाता है। एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है उसमें क्या प्रयोग होता है? तो वह रेडियो तरंगे उसमें प्रयोग होती हैं। नेक्स्ट है जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित की विकिरण तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो 10⁻⁷ m होता है इसका तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट है रात्रि दृष्टि उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो औरक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी हैं? तो ये माइक्रोवेव होती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रास कितना होता है? तो ये 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य इनका प्रास होता है। नेक्स्ट है आंतों के रोगों के निदान में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है तो एक्स किरणें लाई जाती है सीटी स्कैन करने में। नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि। चलिए देखते हैं। तो ध्वनि के बारे में देखते हैं। तो जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम बताना है। तो सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन होता है, फिर जल होता है और फिर इस्पात होता है। तो ध्वनि की जो चाल होती है यहाँ पे नाइट्रोजन में सबसे पहले होगा और इस्पात फिर नाइट्रोजन में होगा, फिर जल में होगा, फिर इस्पात में होगा। यानी कि गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। ठीक है, तो आरोही क्रम में ये है। नेक्स्ट है वायु, द्रव, धातु तथा निर्वात में से ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो ये धातु में होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो धातु में होता है। नेक्स्ट है निर्वात, जल, वायु तथा इस्पात में से ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होगा? तो इस्पात में होगा। यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में है तो ध्वनि का गति क्या है? तो सबसे पहले किसमें होता है? इस्पात में होता है। एक मिनट। तो इसमें क्या है? तो सबसे कम होगा VA जो कि वायु है, फिर VW जो कि जल है और VS जो कि इस्पात है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? इस्पात में। नेक्स्ट है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो किस में रहेगी? लोहे में अधिकतम रहेगी। ध्वनि तरंगे ठोस एवं गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ध्वनि आर पार नहीं जा सकती। कहाँ? तो ये निर्वात में आर पार नहीं जा सकती है। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होता है वो 17 मीटर की होती है।
नेक्स्ट है ध्वनि का वायु में वेग कितना है, तो यह 330 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पे दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। नेक्स्ट पे आते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है, विकिरण संवहन चालन में से वह जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो होता है विकिरण। तो विक्रम के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, संवहन और चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है, इनमें से कोई सही नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट पे आते हैं, परासर्व तरंगों के बारे में कथन है, कौन सही है देखते हैं, सभी सही है देख लेते हैं। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है और ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। ठीक है, तो इस पे सभी सही हैं। नेक्स्ट है, परासर्व वो ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वो परासर्व ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितना है, तो यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है, ये इनकी श्रव्यता की सीमा है। नेक्स्ट है, एक जैव पद्धति जिसमें परासर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो ये है सोनोग्राफी। नेक्स्ट में देखते हैं, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है वे पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, यही कारण है इनका। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। हृदय अवसरप आवृत्ति पर कंपन करता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मैक संख्या का प्रयोग ध्वनि की गति को वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है, ये भी सही है, ये प्रासर्व ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी सही है, तो ये तीनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है, ये ओजोन परत को नुकसान होता है, जो पराध्वनिक जेट होता है उसके कारण ओजोन परत को नुकसान होता है। नेक्स्ट है, कथन कारण देखते हैं, तो कथन गलत है, इसे छोड़ देते हैं। कारण देख लेते हैं, ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, तो ये सही है। डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है, वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए लाया जाता है। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, किससे, आयाम से मापी जाती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह कितना होता है, वह लगभग 30 डेसिबल होता है। 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होता है, तो 100 डेसिबल होता है यंत्र कारखाने के शोर से के बराबर होता है, तो यंत्र कारखाने के शोर में 100 डेसिबल की ध्वनि निकलती है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि कितनी है, तो ये 45 डेसिबल है। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब 85 डेसिबल होती है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है, तो यह है 60 डेसिबल, तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है यह 60 डेसिबल होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था, एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए उसे 2 बार सुनाई देती हैं। नेक्स्ट है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किया जाता है, केवल ध्वनि गुणता के अंतर के कारण किया जाता है, क्वालिटी में अंतर होने के कारण किया जाता है। नेक्स्ट है, कथन कारण देखते हैं। अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। क्यों होती है, क्योंकि दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है, इसीलिए यह प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। ये कथन दोनों ही गलत हैं, तो इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से तरंग
लंबाई सबसे अधिक किसकी होती है? तो यह होती है रेडियो तरंगों की लंबाई सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है किसका? तो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो वह है अवरक्त विकिरण। ठीक है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है किसके द्वारा? तो यह आयाम मॉडुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट है, टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? तो यह है आवृत्ति आरोपण। नेक्स्ट है, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह 10 मेगाहर्ट्ज होती है। नेक्स्ट पे कथन कारण देखते हैं। तो कारण सही है, देख लेते हैं। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा। चलिए देखते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना विद्युत खर्च होगा? तो यह 5 रुपया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना आएगा? तो यह 1 इकाई आएगा। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो यह 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा इकाइयाँ कितनी होगी? तो यह 0.4 यूनिट होंगी। नेक्स्ट है, बिजली की खपत का बिल आधारित होता है तो यह किलोवाट पर घंटा के मापन पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में बिजली कितनी खर्च होगी? तो यह 9 यूनिट खर्च होगी। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है तो सही कथन क्या है? सही कथन है कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है इसलिए वह प्रकाश देता है, कम प्रकाश। नेक्स्ट पे आते हैं, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा इसका 0.5 A है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो यह 110 वाट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एक मकान में 2 बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों में से उच्चतर प्रतिरोध है तो मंद रोशनी वाले बल्ब में उच्चतर प्रतिरोध होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सा है? तो यह है डायनेमो तथा विद्युत मोटर। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित जो होता है डायनेमो और विद्युत मोटर होता है। नेक्स्ट है, डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में ऊर्जा का परिवर्तक होता है। ठीक है, डायनेमो परिवर्तित होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो ये मैकेनिकल ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। तो जब वैद्युतिक ऊर्जा जो होती है गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की उसमें कोई हानि नहीं होती है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को विद्युत मोटर कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो वह बैटरी कहलाता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं, वे वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है इसलिए वो जल जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से सही कथन बताना है मोटर कार बैटरी के संबंध में। तो इसमें वोल्टता समानतः 12 वोल्ट होती है, मोटर कार बैटरी की बात हो रही है तो इसकी वोल्टता जो होती है 12 वोल्ट की होती है और धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में कार्य करता है तो यह होता है टंगस्टन। नेक्स्ट है,
निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किस में होता है? तो यह होता है कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में और कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसका प्रयोग होता है निकेल कैडमियम बैटरी का। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। अब नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन देखना है। क्या है? एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता और फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, इसीलिए यह अपेक्षाकृत अल्प जीवन का होता है। नेक्स्ट है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानतः होता है। यह कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कथन कारण है, देखते हैं। कथन है तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, इसलिए ये बचा लेते हैं। तो कथन कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट पे आते हैं, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। किससे? ये आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, किस लिए? सुरक्षा के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। यदि वे समान विभव पर हों तो विद्युत धारा नहीं प्रभावित होगी। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी। इनमें से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो ये है चांदी। नेक्स्ट है मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। तो फ्यूज के विषय में सही कथन क्या है? सही कथन है इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रवाह होता है। नेक्स्ट है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? तो यह उच्च प्रतिरोधक शक्ति या निम्न गलनांक का होता है, ये इसकी विशेषता होती है। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध जो होता है वो अधिक होता है। हेलोजन लैम्प का तंतु किसके बना होता है? तो यह टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। अब कथन कारण देखते हैं। कथन है एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये बिल्कुल सही है, कारण गलत है, छोड़ देते हैं इसे। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समानांतर संबंधन है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है, ये उदासीन तार होता है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो यह है 10⁴ ओम। नेक्स्ट है समान ट्यूबलाइट में क्या होता है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर इसमें होता है। CFL का पूर्ण नाम क्या है? तो यह है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। तो इसका क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प होता है CFL का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कथन कारण है, देखते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड LED जो होती है लैम्प कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैम्प CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं। जो LED है वो CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करता है। ये सही है क्योंकि जो LED होते हैं CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, इसलिए अधिक समय तक सेवा अवधि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब जिसे कहा जाता है में क्या भरा जाता है? तो इसमें मरकरी और नियोन गैस भरा जाता है। नेक्स्ट है एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है, इसीलिए इसे प्रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। तो ये मरकरी अणुओं को दोलित करके पैदा करते हैं श्वेत प्रकाश को नली में। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब के अंदर क्या होता है? तो यह नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस होता है। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। तो चोक कुंडली क्या करता है? लाइन वोल्टता बढ़ाती है। जो चोक कुंडली होती है वो लाइन वोल्टता बढ़ाती है। नेक्स्ट पे आते हैं,
इनमें से सही कथन बताना है। तो फर्स्ट है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED जो होता है अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम होता है। ये दोनों सही कथन है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। तो एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो जो विद्युत शक्ति होगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, 2 तारों की लंबाइयाँ, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो ये भी 10 ओम होगा। नेक्स्ट है, समान प्रकार की छोटी बूंदें V वोल्ट तक आवेशित की गई हैं। यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंदें बनाती हैं तो इस बूंद का विभव क्या होगा? तो यह होगा n⁻2/3 V, ये इसका विभव होगा। नेक्स्ट है, कथन कारण है, देखते हैं। परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन तथा अपचयन के लिए किया जाता है। तो ये सही है कि परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। आर गलत है, छोड़ देते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किस लिए? AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से बताना है सही युग्म, सुमेलित युग्म कौन से हैं? तो ये हैं फर्स्ट और सेकंड। इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है वो विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये दोनों सुमेलित हैं, बाकी गलत हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं है। तो किसके लिए? ये स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु उपयुक्त नहीं होती है। प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो यह रेक्टिफायर इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, कथन है, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटा में करती है। ये बिल्कुल सही है। आर गलत है, छोड़ देते हैं इसे। नेक्स्ट है, विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करना है। तो देखते हैं, तो इसमें कौन कौन सा है? पहले पंखा, फिर टेलीविज़न, फिर विद्युत प्रेस, फिर इलेक्ट्रिकल केटल। ठीक है, तो ये बढ़ते क्रम में है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो ये भूप्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं इसका कारण है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है चालकता। अति चालक का लक्षण क्या होता है? तो यह शून्य पारगम्यता होता है। वह तापमान जिस पर अति चालकता अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो, तो होता है समान ताप पर। नेक्स्ट है, किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है? तो यह 133 केल्विन होता है। नौ आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक क्या है? तो यह है सिरेमिक ऑक्साइड। तो सिरेमिक ऑक्साइड जो होता है 9 आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। नेक्स्ट है, अर्धचालक की चालकता ताप पर होती है, 0 डिग्री ताप पर होती है। नेक्स्ट है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा होता है। तो जो एक अर्धचालक होता है उसमें विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा होता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। नेक्स्ट है, निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे। इस कण की खोज का क्या महत्व होगा? कि यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। तो हिग्स बोसॉन का यही महत्व है। नेक्स्ट है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, ये संपूर्ण या अनंत हो जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग कौन होता है? तो यह है जर्मेनियम। जर्मेनियम जो होता है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ सिलिकॉन है। इनमें से ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग कौन है? तो यह है जर्मेनियम। नेक्स्ट है, कथन कारण है, देखते हैं। कथन क्या है?
तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दिया जाता है। ये सही है, क्योंकि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है, इसीलिए वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, अर्धचालक है, क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं अर्धचालक होते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसमें से ऐसी धातु ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है। वह तत्व कौन सा है? तो वह है जर्मेनियम। इनमें से वह तत्व जो अर्धचालक है तो वह है सिलिकॉन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नाभिकीय भौतिक सुमेलित है। चलिए देखते हैं। मेसॉन की खोज किसने की थी? तो हिडेकी युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज सीरी एंडरसन एवं यूएफ हेस्ट के द्वारा किया गया था। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत H.A. बेथे के द्वारा किया गया था। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जो होता है वो G.T. सीबोर्ग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी जो है डिजिटल क्रिप्टो करेंसी होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, सही नहीं है। तो किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, कथन कारण देखते हैं। कथन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, इसलिए ऐसा उन्होंने कहा था। नेक्स्ट है, वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है, तो वह है माइक्रोवेव फोटोन। नेक्स्ट है, साइक्लोट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है, प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि कैसे की जाती है? तो इसकी पुष्टि प्रस्फुरण गणक के द्वारा की जाती है। इनमें से सर्वाधिक ऊर्जा होती है किसमें? तो वो होता है एक्सरे में। एक्सरे में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों का आरोही क्रम देखते हैं। तो ये है रेडियो तरंग, फिर माइक्रोवेव, फिर अवरक्त विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश, फिर परावैंगनी विकिरण, फिर एक्स किरणें और फिर गामा किरणें। तो गामा किरणें में सबसे ज़्यादा विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। नेक्स्ट है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो यह नाभिकीय संलयन तथा गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तो यह है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट पे आते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो यह सौर सेलें जो होती हैं वो उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो इसमें जो सही कथन है वो फर्स्ट है, चलिए देख लेते हैं। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ये दोनों ही कथन गलत है, इसे छोड़ देते हैं। सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? ये सौर सेल होते हैं। फोटोवोल्टीय सेल किससे संबंधित है? तो यह सौर ऊर्जा से संबंधित होता है। निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है, क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं, इसलिए और द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो यह एक आणविक भट्टी होती है। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
तो इसमें साधारणतया उनकी टोक मार्क डिजाइन होते हैं और वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रण होती है। ठीक है। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। तो यह वास्तव में क्या है? तो यह एक रेडियो आइसोटॉप्स है, एक रेडियोधर्मी तत्व या नाभिकीय ईंधन जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो वह कौन सा है? तो वह थोरियम है। नेक्स्ट है, इन कथनों में विचार करना है, कथन सही कौन सी है? तो प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार है। तो ये सही है। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की अगर तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये सही है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। तो यह भी सही है। तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या होगा? तो यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है, यही लाभ होगा। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नया 4 का अनुसमर्थन करने के निहितार्थ क्या है? तो यह असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा उपायों के अधीन आ जाते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं, इनमें से परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो यह है कैडमियम। कैडमियम जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। इनमें से अणुशक्ति से संबंधित खनिज कौन नहीं है? तो यह है क्रोमियम, जो अणुशक्ति से संबंधित नहीं है, जबकि थोरियम, मोनेजाइट और बेरिलियम जो होता है अणुशक्ति से संबंधित खनिज है। नेक्स्ट है, इनमें से ईंधन नहीं है, तो वो है हीलियम, जो ईंधन नहीं है। बाकी जबकि ये यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये सब ईंधन है। अब देखते हैं, इनमें से नाभिकीय ईंधन के रूप में किसे प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वह है कैल्शियम। कैल्शियम का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जो होता है नाभिकीय ईंधन में प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, इनमें से परमाणुईय ईंधन के रूप में कौन प्रयोग नहीं होता है? तो वो होता है लेड। इनमें से न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यूरेनियम का न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ये क्या है? ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। ठीक है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है किस पे? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, एडवर्ड टेलर के द्वारा यह विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, संवृद्ध यूरेनियम क्या होता है? तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, वही संवृद्ध यूरेनियम कहलाता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो यह सीसा होता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीसा होता है। नेक्स्ट है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो यह 8 महीने का समय लगेगा। नेक्स्ट में देखते हैं, किसी विघटन नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटन नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह 1/16 अंश बच जाता है। नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, इनमें से एक रेडियो एक्टिव नहीं है, तो यह है जर्कोनियम जो होता है रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि स्टेटाइन, फ्रांसियम और ट्रिटियम जो होता है एक रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट है, इनमें से वह यूरेनियम समस्थानिक जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये यूरेनियम 235 होता है जो बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया होता है यूरेनियम का उपयोग होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो ये अल्फा
कण, बीटा कण और गामा किरण सब उत्सर्जित करता है। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो यह तारापुर मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान के बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है? तो ये तो नेक्स्ट उस समय के थे। नेक्स्ट पे आते हैं, ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस क्या है? तो यह भारतीय शोध रिएक्टर है। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त होता है तो यह यूरेनियम 238 प्रयुक्त होता है। कल्पक्कम प्रसिद्ध है, परमाणु शक्ति षड्यंत्र के कारण प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। चलिए अब सुमेलित है देखते हैं। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, यह कल्पक्कम में है। नेक्स्ट है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये कहाँ है? यह हैदराबाद में है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो यह इलाहाबाद में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन कथनों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के, इसमें देखना है कि कौन परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय आते हैं, गुरु जल बोर्ड आता है, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड आता है और भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो ये सब परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भारत में भारी जल बनाया जाता है तो यह ट्रांबे में बनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, सुमेलित है परमाणु शक्ति केंद्र और राज्य। तो कलपक्कम कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है, नरोरा यूपी में है, काकरापार गुजरात में है और ट्रांबे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? रावतभाटा कोटा में है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह उत्तर प्रदेश में है। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। नेक्स्ट है इनमें से परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है नरोरा में और कलपक्कम में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत का वह परमाणु संयंत्र जो भूकंपीय 4 की पेटी में अवस्थित है। तो यह है नरोरा, जो भूकंपीय पेटी 4 में अवस्थित है। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल में सक्रिय हुआ है तो वह है कैगा में। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो यह प्लूटोनियम होता है, प्लूटोनियम होता है। ठीक है, अब इनमें से सही कथन है देखते हैं। इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी। तो यह किसके बारे में कहा जा रहा है? यह कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में सही कथन है। नेक्स्ट है कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है शीतलक के रूप में क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ द्रवित सोडियम प्रयोग में लाया जाता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो यह न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग विमंदक की तरह किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, भारी पानी का प्रयोग किया जाता है। शीघ्र उत्पाती रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। तो यह विकलन प्रक्रिया द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है एक ब्रीडर रिएक्टर क्या है? जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दूसरे देशों को प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स निर्यात करने की स्थिति में है। इन रिएक्टरों की क्षमता क्या है? 220 मेगावाट और 540 MW है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार हैं। प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार चलिए देखते हैं। मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जेम्स बक्कल द्वारा किया गया। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किया था, यह गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किया था, गैलीलियो ने किया था।
माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो सूक्ष्म एवं पास की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो यह है आइस क्यूब। सुमेलित है टाइपराइटर सोल्स के द्वारा, रेडियो मार्कोनी के द्वारा, सेफ्टी लैम्प डेवी के द्वारा आविष्कार किया गया था। विलहेल्म रॉन्टजन ने किसका आविष्कार किया था? तो एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता कौन था? तो यह विलियम हेनरी ब्रैग थे, जो अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार सह विजेता थे। आविष्कारक और आविष्कार देखते हैं। जॉन गुटेनबर्ग जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किए थे। माइकल फेराडे डायनेमो का, और एलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे वो टेलीफोन का आविष्कार किए थे। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एडिसन ने किया था। गैस इंजन की खोज डेमलर ने किया था। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? यह वाटरमैन थे। रडार का आविष्कारक किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया डायनामाइट का आविष्कार किया था। J.L. बियर्ड का नाम किससे जुड़ा है? टेलीविजन के आविष्कार से जुड़ा है। लेजर का आविष्कार थियोडोर मैमन ने किया था। पेनिसिलिन के आविष्कार थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। सुमेलित है मैडम क्यूरी रेडियम का आविष्कार करी थी। चेचक एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का आविष्कार किए थे। वैज्ञानिक और आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार, चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत आविष्कार किया गया था। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो यह नक्षत्र भौतिकी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। वह वैज्ञानिक जिसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। तो ये किसने कहा था? तो यह एस चंद्रशेखर ने यह सिद्ध किया था। नेक्स्ट है प्रकाश वैद्युत प्रवाह के आविष्कारकर्ता हर्ट्ज थे। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c किसका घोतक है? तो यह प्रकाश गति का घोतक है। अल्बर्ट आइंस्टीन निपुण थे, वायलिन बजाने में निपुण थे। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो ये आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट है एल्बर्ट आइंस्टीन के अपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के वे भविष्य कथन जिनकी प्रायः समाचार माध्यमों में विवेचना होती है, तो ये कौन सी हैं? वे हैं प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, और थर्ड है पदार्थ अपने चारों ओर के विकाल को विकुंचित करता है। तो ये सभी कथन इनके द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये है K.V. फ्रिस्क को दिया गया था। सर C.V. रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1930 में दिया गया था। 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये किसके स्मृति में? तो ये रमन प्रभाव के आविष्कार की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 1988 में जन्म शताब्दी किसकी मनाई गई थी? तो यह C.V. रमन की बनाई गई थी। हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किस पे आधारित था? तो यह एस रामानुजन के जीवन चरित्र पर आधारित था। नवीन सापेक्षा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह J.B. नार्लिकर ने प्रतिपादित किया था। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक होमी जे भाभा को कहा जाता है। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक थे। भौतिक विज्ञान और
जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है किसने? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया है। अब सुमेलित करना है, चलिए देखते हैं। डॉक्टर राजा रमन्ना नाभिकीय भौतिकी से संबंधित हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कृषि विज्ञान से। प्रोफेसर U.R. राव यह अंतरिक्ष अनुसंधान से। प्रोफेसर मेघनाद साहा उष्मागतिकी एवं खगोल भौतिकी से संबंधित है। भारत में अणु बम के विकास से कौन संबंधित है? तो यह राजा रमन्ना। इनमें से नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, तो वो है जगदीश चंद्र बसु। नेक्स्ट पे आते हैं। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस लिए? तो ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, खुराना ने किया था। उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, किसकी? तो यह M.N. साहा की महत्वपूर्ण देन है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है विविध। चलिए देखते हैं। भौतिकी की वह शाखा जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, तो वह है क्वांटम मैकेनिक्स। विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, तो वह साइबरनेटिक्स होता है। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है? तो यह हिग्स बोसॉन है। नेक्स्ट है सुमेलित है। प्रकाशिक फाइबर जो होता है प्रकाश तरंगों से संबंधित होता है। एंड्रॉयड जो होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बृहद हेड्रॉन कोलाइडर जो है गॉड पार्टिकल है। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। नेक्स्ट है एंड्रॉयड चल दूरभाष प्राचलन पद्धति 6.0 का नाम है मार्समेलो। समय मापक विज्ञान क्या है? होरोलॉजी को समय मापक विज्ञान कहते हैं। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहते हैं। विज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे, तो वह होता है खगोल शास्त्र। ठीक है। बिब्लीमेट्री क्या है? तो यह सूचना प्रबंधन उपकरण है। बिब्लियोमेट्री सूचना प्रबंधन उपकरण है। निम्न में असत्य कथन देखना है, तो हम लोग सत्य कथन देख लेते हैं। वायुयान के विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित नहीं करता है। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्रायः जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। तो ये सब कथन सत्य हैं, बी इसमें असत्य कथन था। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या होता है? तो इसे लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? तो उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला क्या है? कहाँ पे है? तो यह चिल्ली में है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा वेधशाला इसका नाम है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम रखा गया है, यह सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यह है यूरी गागरिन, जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो यह थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। चंद्रमा क्या है? तो यह एक उपग्रह है। नेक्स्ट पे है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तो यह है तकाशी हिरोज। सुमेलित है, देखते हैं। रिवॉल्वर सैमुएल कोल्ट के द्वारा। डायनामाइट एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। शीतलता न्यूटन का नियम से संबंधित है। दाब का नियम पास्कल से संबंधित है। नेक्स्ट है वह युग में जो साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों का बनाता है, तो यह है जिंक कार्बन। तो जिंक कार्बन जो होता है साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है। ठीक है। GIF का आशय क्या है? तो यह है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। GPS कहाँ प्रयुक्त होता है? तो यह ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए प्रयोग किया जाता है। GPS तकनीक का उपयोग हो सकता है तो मोबाइल फोन प्रचालन में, बैंकिंग प्रचालन में और पावर ग्रिडों के नियंत्रण में किया जाता है। ATM से क्या तात्पर्य है? तो यह ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है।
श्याम व्यूवर क्या होता है, तो यह सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण करता है। तो श्याम व्यूवर सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उसका अवशोषण करता है। नेक्स्ट है पुच्छल तारे के पूछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर की ओर होती है। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को क्या कहते हैं, तो यह न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत है, तो यह 3% है। 21वीं शताब्दी की वह तकनीक युक्ति जो लघु रूपन में कमाल कर सकती है, तो ये कौन सी है, तो यह है नैनो तकनीक। नैनो कण का आकार क्या होता है, तो ये 1 nm से 100 nm के बीच होता है। नेक्स्ट है एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻⁻7 मीटर से कम हो कहलाता है नैनो पार्टिकल कहलाता है। नैनो प्लग किससे संबंधित है, एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है। सत्य कथन है नैनो कण द्वारा 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है, ये सत्य कथन है। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग नोरियो तानीगुची ने सर्वप्रथम 1974 में किया था। तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो नोरियो तानीगुची के द्वारा 1974 में किया गया था। नेक्स्ट है इनमें से कथन बताना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के जो उपयोग हैं उसके संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना संभव कर दिया गया है, सही है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार में एक बड़ा योगदान दे सकता है, तो ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है नैनो तकनीक के उपयुक्त उत्पादों उदाहरणों का नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले कौन है, एरोसॉल है, फिर लक्षित दवाएं हैं, फिर 3D नेटवर्किंग है और फिर आणविक विनिर्माण है। नेक्स्ट है कथन कारण है, देखते हैं। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती क्योंकि ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षणीय के कारण होता है, तो ये इसका कारण है, सही है दोनों। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा, तो यह गोलाकार हो जाएगा। एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल कहाँ है, तो यह डाबोल में है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है, तो यह पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है, ये सही कथन है। नेक्स्ट है भारत में आणविक विस्तार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है, तो यह भेदभावपूर्ण है इसलिए इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का परिणाम है इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। नैनो हम्बिग बर्ड क्या है, तो एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2001 की विषय वस्तु थी, तो यह थी खाद्य पोषण और पर्यावरण सुरक्षा। नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो करंट पे आधारित है, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना बनाई जाने वाली है, तो यह दक्षिणी फ्रांस में बनाई जाएगी। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित ग्रेविटी ट्रैक्टर एक अंतरिक्ष यान है, ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। नेक्स्ट है परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य कौन नहीं है, तो ईरान नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। इनमें से वह पॉलीहर्बल उत्पाद जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित नहीं किया गया है, तो यह है नोकदुर्ना। वह देश जिसने परमाणु आपूर्ति समूह द्वारा भारत पर प्रतिबंध हटाए जाने के बाद सर्वप्रथम भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे भारत को नागरिक परमाणु तकनीक की आपूर्ति की जा सकेगी, तो वह कौन सा देश है, वो फ्रांस है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जो कि गलत है, इसे छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कथन CERN
विश्व में कणीय भौतिक शास्त्र की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। ये सही है। उपयुक्त संगठन के अस्तित्व में आने के 2 वर्ष पूर्व स्थापित प्राविधिक निकाय के नाम को फ्रेंच संक्षेपीकरण है। तो ये दोनों सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी समाचार पत्रों में आने वाला शब्द इंड और क्या है? तो यह आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला है। नेक्स्ट है, सही कथन बताना है इसमें। NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी और प्रमुख क्षेत्रकार और उसके उत्पाद। सेवराय कंपनी तेल का उत्पाद करती है। AT&T या टेलीफोन इंटरनेट। AMD सूक्ष्म संसाधिक। एनरकॉन पवन ऊर्जा से संबंधित है। अब नेक्स्ट है, तो ये दोनों गलत है तो छोड़ देते हैं इसे। सुमेलित करना है। आकाश क्या है? तो जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। बहुजन समाज पार्टी, यह काशीराम से संबंधित है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। और मिराज 2000 क्या है? तो यह एक लड़ाकू विमान है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? तो यह है दक्षिण गंगोत्री। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना का क्या उद्देश्य है? तो हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटन केंद्रों में वाईफाई लाना ये उद्देश्य है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित शोध स्टेशन क्या कहलाता है? तो यह है भारती। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सुमेलित है। आइसोबार वायु दाब से, आइसोहाइट ऊंचाई से, आइसोहेलाइन लवणता से और आइसोबात गहराई से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता क्या दर्शाती है? तो यह पिक्नोक्लाइन दर्शाती है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को। इनमें से एक वायुयान नहीं है, तो यह है सारथ BMP-2 जो वायुयान नहीं है। नेक्स्ट, मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कल्पना चावला का कथन था। नेक्स्ट है, प्रथम भारी पानी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह नांगल में स्थापित किया था। इनमें से एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो यह कौन है? ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट है, निम्न में से कमरे के तापमान पर द्रव रूप में कौन पाया जाता है? तो यह है फ्रेंसियम जो कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है। नेक्स्ट है, धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है, तो यह एल्युमिनियम जो होती है धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। निम्न में से विद्युत अचुंबकीय कौन है? तो यह है तांबा। चुंबकीय सुई संकेत करती है, उत्तर की तरफ संकेत करती है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है किससे? तो यह है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से टेप लेपित रहती है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पे आधारित होता है? तो यह दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य ऊर्जा क्या होता है? तो यह होता है क्रिस्टलीय दोलित्र जो लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य होता है। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करना है, सही कथन बताना है। द्रव क्रिस्टलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आंकिक दर्शन प्रदर्शन में है, तो यह सही है। नेक्स्ट है, मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो एक कंप्यूटर तथा एक फोन लाइन से जुड़ा होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं कहाँ कहाँ? तो यह कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में तथा पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं। भारत के सभी ATM को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जोड़ता है, इसको NPCI कहते हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित है, देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जिसे समुद्र विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान, यह गोवा में है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो समुद्र सूचना सेवाओं का भारतीय राष्ट्रीय केंद्र है, वो हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, तो यह चेन्नई में है। अंटार्कटिका स्टडी सेंटर कहाँ है? तो यह गोवा में है। नेक्स्ट पे आते हैं, सुमेलित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? तो यह तिरुवनंतपुरम में है। ISRO उपग्रह केंद्र कहाँ है? इसरो, यह बेंगलुरु में है।
SHAR केंद्र कहाँ है? तो यह श्रीहरिकोटा में है। स्पेस एप्लीकेशन केंद्र कहाँ है? तो यह अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है सही सुमेलित है, देखते हैं। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान, यह वाराणसी में है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में है। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं यौगिक साइंस कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल इसरो के सहयोग से बनाता है, क्या बनाता है? तो यह गैलियम आर्सेनाइड और सौर सेल बनाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा तिरुवनंतपुरम में स्थित है। साइंस सिटी जो है कोलकाता में, और हाईटेक सिटी जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, वो प्रयोग करती है क्या? स्ट्रोंशियम परमाणु का उसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है, टेलीफोन में प्रयुक्त होता है। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे किसके द्वारा? तो यह केपलर द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण MRI जिसे कहते हैं, तो यह क्या होता है? इस आधारित होता है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित होता है। सोलेक्सा क्या होता है? तो यह सौर रिक्शा होता है। नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स भौतिक उपकरणों, वाहनों, घरेलू उपकरणों आदि का एक नेटवर्क है जिसकी सहायता से गृह स्वचालीकरण संभव होता है तथा सुदूर निगरानी क्षमताएं उपलब्ध हो जाती हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ये सब होता है। साइटोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है, तो कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है साइटोट्रॉन द्वारा। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह रुड़की में स्थापित किया गया था। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? तो यह 1/4/1957 में प्रारंभ की गई थी। टैक्यान से क्या तात्पर्य है? तो यह प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं। नेक्स्ट है सुमेलित है व्यक्ति। जॉन सी मेथर जो है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2006 के विजेता थे। माइकल ग्रिफिन नासा के प्रशासक। पॉल जी एलन माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक, और पियर्स सेलर्स जो हैं अंतरिक्ष पदयात्री से संबंधित हैं। अब नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। राजा रमन्ना के बारे में एक कथन है, तो ये सभी सही हैं, देख लेते हैं। आणविक उपकरण के परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों की टीम का वह निर्देशक अधिकारी था। 1975 में उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। 1990 में उन्हें रक्षा का संघीय राज्य मंत्री बनाया गया था। उन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक एंड इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम नाम की पुस्तक लिखी थी। ये चारों कथन उनके बारे में सही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। परिधेय प्रौद्योगिकी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा क्या किया जा सकता है? तो किसी व्यक्ति का अवस्थान लोकेशन निर्धारण, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरन और श्रवण दोष युक्त व्यक्ति की सहायता की जा सकती है वेरिएबल टेक्नोलॉजी के द्वारा। वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है, खदानों के वेदन में किया जाता है। नेक्स्ट है यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे क्या कहते हैं? उसे टेलीफैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है लेजर बीम का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में होता है। सुमेलित है, चलिए देखते हैं। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से, जीन थेरेपी रक्त रोगों का उपचार से, क्रायोनिक्स पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन से, और कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार से संबंधित है। नेक्स्ट है खनिज जो एक अकार्बनिक ठोस होता है। सत्य कथन है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है 3D का मुद्रण का जो है प्रयोग होता है कहाँ कहाँ? मिष्टान की चीज़ें बनाने में, जैव इलेक्ट्रॉनिकी कर्ण के निर्माण में, ऑटोमोटिव उद्योग में, पुनर्निर्माणकारी शैलक्रम में, और दत्त डेटा संसाधन प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग किया जाता है। ऑटो होन ने अणुबम की खोज कब की थी?
अणुबम की खोज की थी? किस सिद्धांत के आधार पर? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत के आधार पर ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज की थी। एटम बम किस सिद्धांत का आधार होता है? तो यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। वर्ष 1945 में नागासाकी, जो जापान में है, गिराए गए बमों में प्रयुक्त क्या किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, आईफोन 4S की अनन्य विशिष्टताएं क्या हैं? तो इसमें 3G में 8 घंटे का टॉक टाइम है और इसमें वाणी पहचानने वाला तथा बात करने वाला सहायक है। ये कथन सही है। नेक्स्ट है, प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रयुक्त किया गया था? अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट है, ये करेंट के क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे भी ये गलत ही है। सुमेलित करना है ऊर्जा के रूपांतरण युक्ति और प्रक्रम से। तो ऊर्जा ऊष्मा से वैद्युत रूपांतरण सौर सेल के द्वारा होता है, वैद्युत से ध्वनि में लाउड स्पीकर, द्रव्यमान से ऊष्मा में ये नाभिकीय रिएक्टर द्वारा होता है, रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश में ईंधन दहन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग होता है। निम्न में से मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रेडिएटर को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विषय का परीक्षण किया, इससे गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। तो इसी के साथ आपका भौतिकी घटना चक्र पॉइंटर कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही एक टॉपिक है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, उसको एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये चूँकि करेंट से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, तो उनका डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का डिस्कशन एक वीडियो डाल देंगे। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा।